Hello, dear students. This is our second part of the poem which we discussed yesterday. The title of the poem is On Killing a Tree. It's written by Giyu Patil. And in the first two stanzas of the poem, we have seen that the poet is talking about trees. He says that when you cut down a tree, it does not mean that you have killed it. It is still there because the remaining part which remains in the ground, including its roots, is still alive. It can grow many more new boughs, twigs, and if they are looked after very carefully, they will grow to its former size. No doubt you have cut it down, but it is still alive because an important part of the tree, its roots and its remaining part, is still there and it's still alive. The poet then says, no, the root is to be pulled out. If you really want to kill the tree, you have to be its roots pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out. If you really want to kill a tree, you need to uproot it wholly and solely, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet. Here the poet talks about the blood which it bleeds after you cut down a tree. The most sensitive hidden for years inside the earth. He talks about the tree. He says that it has remained for many years there in the earth. Then the matter of scorching and choking. Then he says that after you cut down a tree, you have to keep it somewhere in order to make it dry in the sun and air. You have to keep it in sunlight and in open air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. And then it will turn into brown color, and the timber of it will get hardened, and it will get twisted, it will get withered, and only then you can say that it is killed. You have killed a tree. तो प्यारे बच्चों, आपने कल 2 स्टेंजास जो देखे थे उसमें शायर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक दरख्त को काटते हो कुल्हाड़ी लेकर के, और ये वो दरख्त होता है जिसने बहुत सारे सालों तक अपने जड़ों के ज़रिए से या अपने पत्तों के ज़रिए से ग़िज़ा हासिल किया होता है, और इसने ज़मीन से अपने लिए ग़िज़ा हासिल किया होता है जड़ों से, और आफ्ताब के ज़रिए से जो प्रोसेस ऑफ सनलाइट होती है जिसको आप साइंस में पढ़ चुके हैं,
और उसके ज़रिए से ग़िज़ा हासिल करता है, हवा के ज़रिए से। और ये जो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा होता है, क्रस्ट, वहाँ से इसने ग़िज़ा हासिल किया होता है। और काटने से एक दरख्त मरता नहीं है, बल्कि जो रिमेनिंग पार्ट वहाँ पे रहता है ज़मीन में, जिसमें जड़ें शामिल होती हैं, उनको अगर हम ठीक से रखेंगे तो ये जो नए शाखें वहाँ निकल आती हैं वो बिल्कुल उसी दरख्त की जितनी बड़ी हो जाएंगी जितना दरख्त आपने वहाँ से काट लिया था। और वहाँ से आगे ये कहता है शायर, नो, कि इन चीज़ों से एक दरख्त नहीं मरता, काटने से एक दरख्त नहीं मरता। द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट, आपको निकालना है जड़ों से इसको बाहर। इट इज़ टू बी रोप्ड, आपको रस्सियाँ बांधनी हैं और मजबूती से, और फिर इसको पुल आउट करना है, यानी खींच कर बाहर निकालना है, स्नैप आउट करना है। और पुल्ड आउट इंटायरली, यानी कि इंटायरली, जिसको आज हम वो जेसीबी वाली मशीन जो आपने देखी है, बुलडोज़र जिसको कहते हैं, तो वो बुलडोज़र जब किसी दरख्त को निकालता है तो जड़ों के समेत निकालता है, उसी तरह कहता है पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। और ये जो गुफा जैसी ज़मीन वहाँ पे बनती है, तो उससे आपको इसको निकाल देना है बाहर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इसका सारा जो ताकत होता है दरख्त का वो आपको ख़त्म करना है, एक्सपोज करना है। द सोर्स वाइट एंड वेट, और उसके बाद वो रस निकलना शुरू हो जाता है। आप जब किसी नीले दरख्त को काटते हैं तो वो रस जैसा निकलता है। ये कहता है कि वो तो इसका जो खून वही होता है दरख्त का। हमारे यहाँ इंसानों के अंदर जो खून है वो सुर्ख रंग का होता है, लेकिन दरख्तों का खून सुर्ख रंग का नहीं होता, बल्कि एक रस जैसी चीज़ होती है, वो निकलती है। यानी कि ये कहता है कि जिस तरह इंसान को मारते हो उसी तरह दरख्त के मारने पे भी वो खून निकल आता है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये सेंसिटिव पार्ट होता है ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा, और ये साल हर साल ज़मीन के अंदर रह चुका होता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, और उसके बाद जब इन जड़ों समेत आप निकाल दोगे, फिर रख दो किसी जगह पे जहाँ पे ये सूखेगा, और आफताब की गर्मी में, हवा में, और उसके बाद ये जर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पहले इसमें थोड़ी सी हार्डनेस आएगी, ठीक, थोड़ी क्या कहते हैं, सख्ती इसमें आएगी, ट्विस्टिंग, इसमें थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, और उसके बाद विदरिंग, उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, जब ये खराब हो जाएगा तब आप कहोगे कि हमने एक दरख्त को मार दिया है, तब तक जो है दरख्त जिंदा है। और उसके बाद जो हैं कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेसन के बाद। ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ लॉन्गर प्रोसेस, डू यू एग्री? दरख्त का बढ़ना एक बहुत लंबा टाइम होता है, लंबा वक्त लेता है एक दरख्त बड़ा होने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है दरख्त को मरने में। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जिस तरह से शायर ने हमें समझाया है कि एक दरख्त को अगर 20 साल लग जाते हैं बड़ा होने में, लेकिन मरने में उससे भी ज़्यादा वक्त इसलिए लगता है क्योंकि जब आप काटते हो उस लकड़ी को, और वो लकड़ी तो 50 साल बाद ख़राब हो जाती है। यानी कि शायर के हिसाब से जब लकड़ी ख़राब हो जाएगी तब हम कहेंगे कि हमने दरख्त को मार दिया है। सिर्फ एक दरख्त के काटने से आप नहीं कह सकते कि हमने दरख्त को मार दिया है। हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लेट द वर्ड सजेस्ट ऑफ दिस ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। और ये कहता है कि किस तरह से एक दरख्त बड़ा हो गया है। दरख्त बड़ा हो जाता है, कोई भी चीज़ बड़ी हो जाती है तब जब उसको ग़िज़ा मिलती है बड़ा होने के लिए। इंसान ग़िज़ा खाता है तो बड़ा हो जाता है। इसी तरह दरख्त जो है ये भी ग़िज़ा खाता है जिस तरह इंसान खाता है, लेकिन हाथों से नहीं खाता, बल्कि अपने जड़ों के ज़रिए से ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें हासिल करता है। वहाँ से पानी लेता है, पानी के साथ और भी चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह जो चीज़ें इसको ज़रूरत होती है। और उसके अलावा जो है पत्तों के ज़रिए से भी एक दरख्त सनलाइट में, हवा में अपना ग़िज़ा जो है वो तैयार कर लेता है, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप पढ़े हैं साइंस में, उसके ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द ब्लीडिंग बार्क? ये जब कहता है कि ये
बारक कहते हैं जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जब आप दरख्त काटते हैं तो जो ज़मीन में बचता है हिस्सा उसको बारक कहते हैं, ठीक। तो ये कहता है कि क्यों कहता है ब्लीडिंग बारक, ये खून जो है क्यों कहता है कि इस बारक से खून निकलता है। मैंने आपको अभी भी कहा कि खून उस चीज़ को ये कहता है जो रस निकल आती है वहाँ से। इंसान के जिस्म के अंदर सुर्ख रंग का खून है, लेकिन दरख्तों के अंदर का जो है वो एक किस्म का रस है, वही इसका खून है, उसी को ये ब्लीडिंग बाग कहता है। द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज इट सिग्निफाई। एक जगह पे नो लिखा हुआ है पोएम में, जहाँ तीसरा स्टेंजा शुरू हो जाता है। आज का लेसन हमने वहीं से शुरू किया था, नो से। उससे पहले जो दो स्टेंजाज हैं उसमें ये कहता है कि आपने एक दरख्त को काटा, उसमें कुल्हाड़ी लगाई, उसमें आरा वगैरह जो आपने काम में लगाया, आपने उसको काटा छोटे छोटे हिस्सों में, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने दरख्त को मार दिया? उसी चीज़ के जवाब में ये कहता है नो, नहीं, आपने दरख्त को नहीं मारा है, आपने सिर्फ इसको काट दिया है। इसलिए जो है इम्पोर्टेंट ये वर्ड है वहाँ पे नो। वट डज द पोइट मीन बाय द अर्थ केव। अर्थ केव ये किस चीज़ को कहता है? अर्थ केव ये कहता है उस चीज़ को, उस जगह को जहाँ से आप एक दरख्त को निकाल देते हैं, तो वहाँ जो गुफा बन जाती है उसको ये अर्थ केव कहता है, जिसमें रहकर ये जो बड़ा दरख्त बड़ा हो गया है। वट अकॉर्डिंग द पोइट कैन किल ए ट्री। पोइट के हिसाब से दरख्त को कौन सी चीज़ मार सकती है? काट कर ज़मीन के अंदर से पूरी जड़ें निकाल देना और उन जड़ों को फिर किसी ऐसी खुली जगह पे रखना जहाँ पे पहले वो खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद जर्द हो जाएंगी, उसके बाद उनमें ट्विस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि हमने दरख्त को मार दिया है। हाउ डू यू फाइंड द स्टाइल एम्प्लॉयड इन द बाय द पोइट इन द पोएम। तो स्टाइल जो है पोएम का वो काफ़ी खूबसूरत है। पोइट ने कोशिश ये की है कि जिस तरह एक इंसान के मारने पे अफसोस किया जाता है, उसी तरह उस स्टाइल में इन्होंने पोएम लिखी है कि हमें लगता है कि इंसानों की तरह जिस तरह हम इंसानों को कत्ल करने से बचाते हैं, कत्ल होने से बचाते हैं, इसी तरह जो है हमें दरख्तों को भी कत्ल होने से बचा देना चाहिए। Beginning with the title, what are the words and images that are suggestive of violence in the poem? और ये एक और क्वेश्चन है कि टाइटल से हम शुरू करते हैं बात। टाइटल जो पोएम का है वो है ऑन किलिंग ए ट्री। तो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं जो कि दरख्त के काटने की जो वायलेंस है, आपके जहन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो टाइटल के शुरू होने, टाइटल में एक वायलेंस ये है किल ए ट्री, यानी कि जिस तरह आप किल ए मैन कहते हैं, एक बहुत खौफनाक बात है, उसी तरह किलिंग ए ट्री जो है, ऑन किलिंग ए ट्री, तो ये भी एक वायलेंस जैसी चीज़ दिखती है टाइटल में ही। जैब ऑफ नाइफ एक ऐसी वायलेंस है, कुल्हाड़ी से या चाकू से किसी को मारना। देन हैक एंड चोप, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। ब्लीडिंग बार्क, तो ये भी वो खून जो है के बारे में चीज़ है, ये भी एक वायलेंट इमेज है। उसके बाद स्कॉर्चिंग, चोकिंग, विदिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी इमेजेस जो हैं सजेस्टिव ऑफ वायलेंस है। द पोइट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज़ नॉट एज सो ईजी, डू यू एग्री। तो शायर कहता है कि दरख्त को मारना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल हम इसे एग्री करते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। दरख्त जो है उसी तरह इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट में जिस तरह एक इंसान की हैसियत है। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप एक बार इसको पढ़िए घर में, फिर इस ऑडियो को सुनिए बार बार, तो आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।